मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मैथ ओनली बाय संदीप शर्मा। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास से चैप्टर 4 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है 1 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए और 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए हमने डिटरमिनेंट को फाइंड करना सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चंस होंगे हमारे उनको कवर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना सीखा था। आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये रहती है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यानी कि डिटरमिनेंट remain unaltered, unaltered mean unchanged आप लिख सकते हो if rows and columns are interchanged। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करते हैं हमारे पास ए डिटरमिनेंट है, ये A डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। चलिए, डिटरमिनेंट की बजाय हम A मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। ये एक A मैट्रिक्स है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं या फिर इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम बना देना है B1 C1, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बन जाएगा A3 B3 C3। ये यानी कि ये इसका ट्रांसपोज आ गया। जब हम रॉज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कि आप ए का डिटरमिनेंट निकालते हो और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो तो दोनों इक्वल रहेंगे। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप रॉज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू एज इट इज यूं की यूं रहेगी। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हम किन्हीं दो रॉज और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं, एनी टू rows or columns interchanged, then sign of determinant changes। तो उस केस में केवल और केवल डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहां पे एक डिटरमिनेंट का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम डेल नाम का एक डिटरमिनेंट लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर हम अप्लाई कर देते हैं इस पे ऑपरेशन, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लिया जाए तो हमारा जो डेल रहेगा वो इक्वल हो जाएगा। देखिए, R1 और R1 तो यूं का यूं आएगा A1 B1 C1, R2 और R3 को चेंज कर देते हैं, यहां पे A3 B3 C3 A2 B2 C2, R3 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हो, लेकिन क्या रहेगा? केवल
साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा जब हम ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको डेल वन डेटरमिनेंट सपोज करते हो तो क्या प्रॉपर्टी बनती है कि डेल इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ डेल वन, यानी कि केवल और केवल एक साइन चेंज हो जाएगा अगर आप इस टाइप का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो, या फिर सी आई इज इंटरचेंज्ड विद सी जे, अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि डेटरमिनेंट का साइन चेंज हो चुका होगा। और उसी तरह से यहां पे ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाएगा यानी कि ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो वैल्यू सेम आएगी। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू rows or columns are identical, then value of determinant equal to 0। अगर किसी डेटरमिनेंट के अंदर कोई टू रोज या फिर कोई टू कॉलम्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, आइडेंटिकल होने का मतलब है सेम टू सेम, एक जैसे होना। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं A1 B1 C1, यहां पे भी A1 B1 C1, यहां पे A2 B2 और C2 ले लिया जाए, देखिए यहाँ पे ये R1 और ये R2 आइडेंटिकल हैं, एक जैसी है दोनों, तो इसलिए इसका जब डेटरमिनेंट आप सॉर्ट आउट करके निकालोगे तो आप पाएंगे कि वो डेटरमिनेंट 0 आएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी बताएगी कि अगर इस टाइप से कोई दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो तीन प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी है, डेटरमिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डेटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, अगर कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में तो उस केस में डेटरमिनेंट का केवल और केवल साइन चेंज रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक रो को इस तरह से चेंज कर लेना है हमने, ये R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 तो साइन चेंज होगा। C1 को C2 से या C2 को C3 से केवल एक ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल एक जैसे होंगे तो डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसी का एक और पार्ट है, अगर किसी डेटरमिनेंट के अंदर कोई पूरी की पूरी रो या फिर पूरा का पूरा कोई एक कॉलम 0 के इक्वल आ जाता है तो वो उसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k, then value of that determinant is also multiplied, also get multiplied by k। यानी कि अगर हम किसी एक डेटरमिनेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, अगर किसी एक रो या कॉलम के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, देन वैल्यू ऑफ दैट डेटरमिनेंट इज आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय के। तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू भी उस के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम क्या सपोज करते हैं, मान लीजिए डेल एक डेटरमिनेंट है यहाँ पे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर हम इसकी किसी एक रो को हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नया डेटरमिनेंट बनेगा। मान लीजिए वो डेटरमिनेंट del 1 है और वो क्या है, A1 को k से मल्टीप्लाई कर दिया,
k टाइम्स ऑफ b1 k टाइम्स ऑफ c1, a2 b2 c2, यहां पे a3 b3। यहां पे बताया गया कि अगर किसी एक डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो को किसी के कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो डिटरमिनेंट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या है कि ये जो del 1 डिटरमिनेंट आएगा, जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी del 1 जो होगा वो इक्वल होएगा जो हमारा ओरिजिनल स्टार्टिंग में del था उसकी k से मल्टीप्लाई के इक्वल। कहने का मतलब है कि ये जो k a1 k b1 k c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल होएगा k टाइम्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये है हमारी प्रॉपर्टी फोर्थ। इसके अंदर क्या है, इस प्रॉपर्टी को आगे थोड़ा सा जनरलाइज किया जाएगा। कहने का यहां पे हम कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे कोई एक रो है, आप उस एक रो के अंदर कुछ चीज कॉमन है, कोई नंबर कॉमन है, तो आप किसी एक रो में से उस कॉमन कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। या फिर अगर कोई बाहर k नाम का कोई कांस्टेंट है, तो आप उसके अंदर अपनी मर्जी से किसी एक रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे k की मल्टीप्लाई कर रखी है r1 के साथ, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। आप इसको ये भी लिख सकते हैं k a1 k a2 k a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि इस कांस्टेंट के बाद जो भी कांस्टेंट है आप उसकी किसी एक रो के साथ या किसी भी एक कॉलम के साथ अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसी तरह अगर किसी एक कॉलम के अंदर या फिर किसी एक रो के अंदर से कुछ कॉमन निकलता है तो आप उसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आप इस टाइप का कोई ऑपरेशन लगाते हो, आर आई इज चेंज्ड विद k टाइम्स ऑफ आर जे, या फिर सी आई इज चेंज्ड विद सी आई प्लस k टाइम्स ऑफ सी जे, यानी कि किसी एक रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के अंदर ऐड करें, उसी तरह से किसी एक कॉलम के अंदर दूसरी रो का कोई मल्टीपल ऐड कर दिया जाए तो उससे जो डिटरमिनेंट रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, उससे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 में कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखे थे, वो ऑपरेशन अगर ये है, उनमें से एक ऑपरेशन कॉलम और रो पे ये ऑपरेशन था, अगर आप डिटरमिनेंट पे ये कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑपरेशंस का यूज करके हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं मैं कि अगर a इंटू बी का डिटरमिनेंट आप निकालते हो तो वो a डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो उस केस में आप a और b की पहले मल्टीप्लाई करो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, या फिर दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करो तो सेम रिजल्ट आएगा। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बताया गया है, पहले a b फाइंड आउट करेंगे, a b फाइंड आउट होने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकाला जाएगा। राइट हैंड साइड में है, पहले a डिटरमिनेंट अलग निकालना है, b डिटरमिनेंट अलग निकालना है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेंगी। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज थी। एक प्रॉपर्टी और है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
एक्सरसाइज में अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब वहां पे मैं उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये एक्सरसाइज, फिलहाल ये जो 6 प्रॉपर्टी हैं, इन 6 प्रॉपर्टी से हमारे मोस्टली क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ 6 की 6 प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जो डिटरमिनेंट रहेगा वो उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का केवल साइन चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर किसी रो के, किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहां से हमने एक केस और पढ़ा था कि अगर किसी एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरा का पूरा 0 है तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन जाती थी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप किसी एक रो को k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रिजल्ट जो जनरलाइज होके आता है वो ये आता है कि अगर किसी के कांस्टेंट k के साथ डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस k कांस्टेंट की किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी जाए। जैसे यहाँ पे इस k के साथ हमने इस डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करी है तो इस तरफ तो हमने इसकी r1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ पे हमने c1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आप इस टाइप का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो डिटरमिनेंट पे, वैल्यू सेम रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट पे, आंसर सेम आएगा। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है a एंड b जो रहेंगे ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे सेम ऑर्डर के, तो उस केस में a b डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा a डिटरमिनेंट इनटू b डिटरमिनेंट। तो ये 6 प्रॉपर्टी थी। एक्सरसाइज 4.2 को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। हमने प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा और हमने इस पे प्रॉपर्टीज लगानी है डिटरमिनेंट की। देखिए अगर हमने डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट निकालना होता तो हम एक्सपेंड करते R1 या R2 R3 के अलोंग या फिर C1 C2 C3 में से किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करके इसका डेरिवेटिव निकाल सकते, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे हमने यूज करनी है प्रॉपर्टीज को। अब देखिए प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, 6 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको, उनमें से 2 प्रॉपर्टी, वैसे तो एक ही प्रॉपर्टी बताई थी जिसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। वो कौन सी होती थी कि अगर किसी एक रो या कॉलम के अंदर कोई, किसी एक डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। भाई यहां से हमने कि 2 रोज और कॉलम्स को आइडेंटिकल करना है, तो आइडेंटिकल करने के लिए हमने इस पे प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करनी है। लेकिन उससे पहले हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम किसी एक रो के अंदर किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं दूसरे रो के अंदर, या फिर हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम C1 और C2 को ऐड कर लें तो x प्लस a हो जाएगा, y प्लस b हो जाएगा, z प्लस c हो जाएगा, यानी कि इसके आइडेंटिकल बन सकता है। दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि इस x प्लस a में से अगर आप यानी कि C3 में से C2 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे भी x y z बच जाएगा, C1 C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मर्जी आपकी है, तो आप इसमें से ये भी सबट्रैक्ट कर सकते हो तो C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो है ये x y z, यहाँ पे a b c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अब अप्लाई करते हैं हम ऑपरेशन। हम C1 पे अप्लाई कर लेते हैं C1 प्लस C2, तो ये जो डिटरमिनेंट है ये हो जाएगा x प्लस a
देखिए C1 प्लस C2 x प्लस a y प्लस b z प्लस c, यहाँ पे y प्लस b एंड z प्लस c। C1 पे ऑपरेशन लगाया कि C1 को चेंज कर दिया है C1 प्लस C2 से, तो उसके बाद यहाँ पे a b c, दिस x प्लस a y प्लस b z प्लस c। अब यहाँ पे देखिए C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, अगर ये आइडेंटिकल है तो सो डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, हमने इस डेटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी हमने इस टाइप की पढ़ी है कि अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे किसी डेटर्मिनेंट में तो वो 0 हो जाएगा। एक हमने पढ़ा है कि अगर किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के अंदर सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएंगे तो उस डेटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमने किसी एक रो या कॉलम को 0 बनाना पड़ेगा या फिर किसी दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा। तो इन दो तरीके से हम सोचते हैं। आइडेंटिकल हो सकता है हम ना बना पाए इसमें, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, यानी कि हर जगह 0 होता चला जाएगा। तो देखिए आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास डिटरमिनेंट है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C। हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर देते हैं C1 पे कि C1 प्लस C2 प्लस C3। आप रो पे भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि रो पे ऐड होने के बाद भी 0 बन रहा है और कॉलम ऐड होने के बाद भी 0 बन रहा है। तो मैं कॉलम पे अप्लाई कर देता हूं, तो डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 है A माइनस B प्लस C2 में B माइनस C प्लस C3 में C माइनस A, और यहां से B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, यहाँ पे C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। C1 पे चेंज हो गया, C2 और C3 यूं के यूं, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, यहाँ पे C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C। अब देखिए A प्लस में A माइनस में, B माइनस का B प्लस है, यहाँ पे C माइनस ये प्लस। तो इसी तरह से ये 0 हो जाएगा और यहां से A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, C से यहाँ पे C कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल। तो डिटरमिनेंट इक्वल हो गया 0 0 0 एंड दिस B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C। अब किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई एक रो या कॉलम 0 है तो दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इफ ए रो और कॉलम is 0 in a determinant, then its value is 0. So this del becomes equal to 0. तो ये डिटरमिनेंट जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमने ये ऑपरेशन तो पढ़ा ही हुआ है कि वे किसी एक रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कह सकते हैं, हमने कर लिया इसको। यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लिया, या फिर हमने इन तीनों को डायरेक्टली ऐड कर लिया है। जब हम इन तीनों कॉलम्स को ऐड करते हैं तो जो C1 कॉलम है ये हमारा C1 कॉलम 0 हो जाएगा। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की ऑल एंट्रीज किसी एक रो या कॉलम में सभी 0 है तो वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रहेगा। तो ये डिटरमिनेंट 0 हो गया।
3 में हमने किसी ऐसी प्रॉपर्टी को यहां पे चेक करना है जिससे कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो सके, या फिर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम जीरो हो सके। तो देखिए ये हमने प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, उतने ही हम ऑपरेशन अप्लाई करना सीखेंगे और प्रैक्टिस के बेस पे ही हमें नए नए ऑपरेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, हम नए नए ऑपरेशंस के बारे में सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम किस टाइप का ऑपरेशन लगाएं कि या तो कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या फिर कोई एक रो या कॉलम जीरो हो जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस वाले कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, और ये ऐड कर देते हैं उसके अंदर 9c2 प्लस c1, यानी कि c1 प्लस 9c2। तो देखिए 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5 86। यानी कि हम ऑपरेशन लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, C1 पे ऑपरेशन लगा दिया जाए, C1 प्लस 9C2। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, C1 प्लस 9C2 मीन्स 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 7, 3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 8, 5 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 9, यहां पे 7 8 9 एंड 65 75 86। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72 एंड 3 75, 9 9 जा 81 एंड 5 86, बाकी 7 8 9 65 75 86। अब यहां पे C1 एंड C3 आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो सो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल हो जाता है 0 के, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो दिस डिटरमिनेंट बिकम्स इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, आप ऑपरेशन चेंज करके भी अप्लाई कर सकते थे। आप ऑपरेशन की एक सीरीज दूसरे ऑपरेशन किस तरह लगा सकते थे, 65 में से 2 माइनस कर दिया जाए, यानी कि पहले आप ऑपरेशन लगाएं C3 माइनस C1। जब C3 माइनस C1 लग जाएगा तो फिर उसमें से 9 कॉमन आ जाएगा इनमें से, और 9 कॉमन आने के बाद 7 8 9 बचेगा, तो C2 और C3 फिर आइडेंटिकल हो जाएंगे। तब भी आप ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 1 1, यहां पे BC CA AB, A इंटू B प्लस C है, तो पहले हम A की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC। यहां पे B की C से मल्टीप्लाई BC प्लस BA, यहां पे C की A से मल्टीप्लाई CA प्लस CB। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब देखिए हमने इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल, तो सेम प्रोसीजर आता है, या तो कोई एक रो या कॉलम 0 हो जाए या फिर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। अब आइडेंटिकल होने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करें जिससे कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो सके। देखिए उसके लिए अगर हम इसके अंदर C3 में C2 को ऐड करते हैं तो ये बनेगा AB प्लस BC प्लस AC, यहां पे AB प्लस BC प्लस AC, यहां पे AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि हर एलिमेंट के जो है वो AB प्लस BC प्लस CA के इक्वल बन जाएगा, और आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। कॉमन निकलने के बाद 1 1 1 बचेगा वहां पे, और यहां पे भी 1 1 1 है, आइडेंटिकल हो गया तो 0 बन जाएगा। तो देखिए किस तरह अप्लाई करेंगे हम ऑपरेशन। अप्लाई करते हैं, आप C2 पे भी अप्लाई कर सकते हो, C3 पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं C2 पे ही कर देता हूं, C2 चेंज विद C2 प्लस C3।
तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 1 1 1। यहां पे मैं अरेंज करके लिख देता हूं इसको AB प्लस BC प्लस CA, यहां पे भी AB प्लस BC प्लस CA, यहां पे भी AB प्लस BC प्लस CA बनेगा, क्योंकि ये तीनों ऐड होके ये बनेगा। तो ये जो C3 है ये एज इट इज AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। अब इस C2 के अंदर से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी एक डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम को आप k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमने जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उस डिटरमिनेंट को इस AB प्लस BC प्लस CA से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप C2 से कॉमन निकाल सकते हैं। तो वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि किसी एक रो या कॉलम से आप किसी कांस्टेंट को कॉमन निकाल सकते हो अगर निकलता है तो हम यहां पे लिखते हैं टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C2 से कॉमन लेने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी AB प्लस BC प्लस CA। यहां पे 1 1 1, यहां से AB प्लस BC प्लस ये कॉमन गया तो 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे 1 इसकी जगह 1, यहाँ पे 1, और ये AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई टू रोज या कॉलम आइडेंटिकल है देन दैट मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लिखते हैं C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA मल्टीप्लाई में ये डिटरमिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 के, एंड समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए हमने क्या किया है इसमें, पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, ये मल्टीप्लाई था, इस मल्टीप्लाई को इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये हमारा C3 कॉलम सिंप्लीफाई होके आ गया है। उसके बाद C2 और C3 को ऐड कर दिया, यहाँ पे हम C3 चेंज विद C3 प्लस C2 भी लिख सकते थे। अगर C3 पे चेंज करना होता तो C3 चेंज विद C3 प्लस C2 लिखा जाता, लेकिन हमने क्या किया है C2 इज चेंज्ड विद C2 प्लस C3, यानी कि C2 के अंदर चेंज किया है। ये हमारा कॉलम C2 है तो इसके अंदर चेंज होके दोनों का सम आ गया है, और ये सभी एलिमेंट इक्वल हैं, ये तीनों में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ गया बाहर। कॉमन आने के बाद यहाँ पे 1 1 1 बचा, C1 और C2 आइडेंटिकल है तो ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो गया। ये डिटरमिनेंट 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो किसी तरह से हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इसका रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेना स्टार्ट करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप सोच सकते हैं कि B प्लस C, अगर हम इनके साथ कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो B प्लस C का तो इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें B प्लस C, C प्लस A प्लस B, यहाँ पे A, B और C का कोई रिलेशन बन सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक B यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, C यहाँ दोनों पे है और 2 A यहाँ पे है। अगर हम R1, R2 और R3 तीनों को ऐड कर दे तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C बनता चला जाएगा। तो हम अप्लाई करते हैं, यहां से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करते हैं R1 पे, R1 इज चेंज्ड विद R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, यहां पे A प्लस A 2A हो जाएगा और B प्लस B 2B, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं 2A प्लस 2B प्लस 2C।
R1 पे चेंज करना है हमें, और यहां पे 2p p प्लस p एंड q प्लस q r प्लस r 2p प्लस 2q प्लस 2r, और यहां पे ऐसे ही 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब नेक्स्ट यहां पे ये c प्लस a एज इट इज, r प्लस p एज इट इज, z प्लस x, क्योंकि ऑपरेशन तो R1 पे लगा है, R2 और R3 तो एज इट इज लिखी जाएंगी, a प्लस b, यहां पे p प्लस q एंड x प्लस y। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि R1 के अंदर 2 कॉमन लिया जा सकता है R1 से, तो हम R1 से 2 को कॉमन लेते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। अगर हम R1 से 2 को कॉमन निकालते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, यहां पे a प्लस b प्लस c, और यहां पे p प्लस q प्लस r, यहां पे x प्लस y प्लस z, R1 एंड R2 एज इट इज, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, यहां पे a प्लस b, p प्लस q एंड x प्लस y। अब इसके बाद देखिए हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि c प्लस a में से अगर हम a प्लस b प्लस c को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए अगर a प्लस b प्लस c में से c और a सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहां पे b बचेगा, p प्लस q प्लस r में से r प्लस p माइनस कर देंगे तो r और p कैंसिल होके q बच जाएगा, और उसी तरह से हम z और x माइनस कर देंगे तो y बचेगा। तो इसी तरह से हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एक साथ इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि अगर हमने R1 में से R2 को माइनस कर दिया तो R1 तो चेंज हो चुकी होगी, तो फिर दोबारा से हम इसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम ऑपरेशन में क्या कर लेते हैं, इसमें से दोनों को इस R1 को माइनस कर लेते हैं, R2 में से R1 को और R3 में से R1 को। तो देखिए हम दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करते हैं, आप अप्लाइंग R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R2 is changed with R2 minus R1 and also R3 minus R1। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, भाई R1 पे तो कोई चेंज नहीं है, R1 तो यूं का यूं लिखा जाएगा, तो a प्लस b प्लस c, यहां पे p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। अब देखिए R2 माइनस R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R1, c प्लस a माइनस b माइनस c, साइन चेंज हो जाएंगे, तो c प्लस a में से a माइनस b माइनस b माइनस c ये ऐड करने हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि c प्लस a में से a प्लस b प्लस c सब्ट्रैक्ट करना है, तो c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो माइनस b बचेगा, तो मैं माइनस b लिख देता हूं यहां पे। उसके बाद r और p दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे माइनस q बचेगा, z और x यहां से माइनस हो जाएंगे, यहां पे माइनस y बचेगा। उसी तरह से R3 में से R1 को माइनस करेंगे, a प्लस b में से a प्लस b माइनस हो गया, माइनस c बचेगा, p प्लस q में से ये माइनस होके माइनस r बचेगा, x प्लस y माइनस होके माइनस z बचेगा। अब देखिए हमने क्वेश्चन के अंदर b q y की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे माइनस b माइनस q माइनस y आ गया, c r z की जरूरत थी, माइनस c माइनस r माइनस z आ गया, लेकिन यहां पे चेंज नहीं हुआ है। यहां पे क्या जरूरत चाहिए हमें, a p और x चाहिए, यहां से b और c को हटाना है, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 पे कि तीनों को ऐड कर दें, हम b इसमें ऐड हो गया, c ऐड हो गया, माइनस b से b कैंसिल, माइनस c से c कैंसिल, तो a p x बच जाएगा। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग
R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, बार 2 है, अंदर ये R1 ये R2 और ये R3, माइनस बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ओनली ए बचेगा। यहां पे Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, तो P बचेगा। यहां पे Y से Y कैंसिल, Z से Z कैंसिल, तो X बचेगा। और यहां पे R2 यूं का यूं, माइनस बी माइनस Q माइनस R माइनस C माइनस R, यहां पे माइनस Y है, सॉरी, माइनस R माइनस Z। अब देखिए हमें यहां से माइनस के साइन हटाने हैं, तो अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो अब लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 2, एक -1 तो कॉमन निकालना है R2 से, और एक -1 कॉमन निकालना है R3 से। तो साइन चेंज हो जाएंगे, R1 तो यूं का यूं A P X, यहां पे B Q Y और यहां पे C R Z बच गया, क्योंकि -1 कॉमन यहां से चला गया, -1 कॉमन यहां से, और हमें पता है माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये A P X B Q Y C R Z, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव होता है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो देखिए इस टाइप की क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं एक्सरसाइज में, और हमने ऑपरेशंस अप्लाई कर करके उनको इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज करता हूं। तो हमने ये वाली स्टेटमेंट हमें दी गई थी कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको इक्वल प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ APX BQY CRZ। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग में कोशिश किया कि 2 को कॉमन निकाला जाए किसी तरीके से। 2 को कॉमन निकालने के लिए हमने तीनों रोज को ऐड कर दिया, तो R1 के अंदर हर टर्म में 2 आ गया, तो यहां से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो राइट हैंड साइड है उसका कुछ पार्ट तो कंप्लीट हुआ, 2 तो बन गया। अब APX BQY CRZ बनाना है, तो अब देखिए C प्लस A में से अगर इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस B, यहाँ पे माइनस Q, वहां पे माइनस Y बचेगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस C माइनस R माइनस Z बचेगा। तो आप और भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो दूसरे ऑपरेशन अप्लाई करके कर सकते हो। आपके ऑपरेशन अगर ठीक हैं तो भी आपका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, वो भी एक्सेप्टेबल होगा अगर आपने ऑपरेशन सही लगा के इसको प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो ऑपरेशन चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने R2 में से R1 को और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो R1 पे तो कोई चेंज नहीं होगा, R1 तो यूं का यूं आ जाएगा, तो R2 और R3 में चेंज होके ये हो गया। अब देखिए हमने R1 के अंदर चेंज करना है, R2 के अंदर थोड़ा सा चेंज रहता है, केवल हमने इनके साइन चेंज करना बाकी बचता है। हम इसको पहले भी कर सकते हैं साइन को चेंज, -1 को यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उसमें से हम पहले ऐड कर लेते हैं इनको। जब हम ऐड करते हैं R1 R2 और R3 को, तो R1 तो चेंज होके APX बन जाएगा, R2 और R3 यूं का यूं रहेगा। तो इसमें से -1 दोनों में से कॉमन निकाल के बाकी हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +2 बन जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें बनाना था वो आ चुका है। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की अपने बिहाफ पे, उतनी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स को जब आप क्लियर करोगे तो वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगी। अगर आप इसी तरह वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि केवल एक वीडियो देखने से ही हमें सारा का सारा जो मैथ है वो क्लियर हो जाएगा, या फिर हमारी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वीडियो देखें, उसके बाद ट्राई करें क्वेश्चंस पे, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करें और कोशिश करें उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करने की। अगर कहीं भी मिस्टेक होती है तो आप
उससे हिंट ले कहीं से भी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, हम उनका भी जरूर सॉल्यूशन करेंगे। मैं फिर यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।